नमस्कार, मैं किरण। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। पिछले 2 चैप्टर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। जितना ज्यादा आप इन पर पकड़ बनाएंगे अपनी, उतना ज्यादा आपके लिए एग्जाम में आसानी होगी। देखिए, चैप्टर इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि कौन सा चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और कौन सा चैप्टर आपको कम इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से तो कोई क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर एक अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी, ताकि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, मतलब क्या होता है पढ़ने का सीधा सा एक यही मतलब होता है कि हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उस चैप्टर से क्वेश्चन मेरा ना छूटे। अगर आप 2 चैप्टर छोड़ के जाते हैं और उसका क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा है तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। यही एक मेन ऑब्जेक्ट होता है। और प्लीज करंट से जुड़े रहिएगा, करंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप करंट अफेयर से नहीं जुड़े रहेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी 1-2 बातें हैं जो मैं अक्सर हर वीडियो में आपके साथ बोलती हूँ, तो प्लीज इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखें। इस बात पे मत ज्यादा दिमाग खराब करें कि आयोग क्या कर रहा है, कब एग्जाम लेगा, क्या होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। जिस दिन भी एग्जाम होगा आप एग्जाम के अंदर होंगे। तो मेन चीज यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको वही चीज सबसे ज्यादा अपने दिमाग में और ध्यान में रखनी है। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी पॉलिटी में डिस्कस कर रही हूँ साथ के साथ। तो जिन लोगों को अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है और उन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज वहां पर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कितना भी संबंध अच्छा हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो शायद वो संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो हमारे संघीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं कि राज्यों से हमें किस तरीके से पैसा आता, तो सारा पैसा राज्यों के थ्रू ही है। तो पैसा किस तरीके से राज्यों से आता है और किस तरीके से उसको केंद्र वसूलता है या फिर किस तरीके से उसमें बंटवारा किया जाता है, ये जितनी भी संस्तुतियां होती सारी किसके बिहाफ पर, ये सारा वित्त आयोग के अनुशंसा पर ही होती हैं। लेकिन संविधान में प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि ये जो केंद्र और राज्य के जो संबंध बताए गए, इनमें 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई गई: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। इन तीनों संबंधों के तहत ही एक अच्छा संघवाद को या एक अच्छे लोकतंत्र देश को चलाने के लिए ये तीनों चीजों में स्वायत्ता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर वित्तीय संबंध है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा केंद्र की तरफ ही इनका खिंचाव होता सारी चीजों का लेके, तो फिर राज्य कैसे करेंगे, या फिर राज्यों की तरफ परमिशन होती। बहुत सारे आयोग ऐसे बने जिनके बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे, जैसे राजमन्नार आयोग हो गया, पंछी आयोग हो गया, पुंछी। तो ये जो आयोग है इनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको फिर वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए थे और कौन कौन से नहीं किए गए थे। सरकारी आयोग भी बनाए गए जिनके भी काफी प्रावधान है, लेकिन सारी चीजों के प्रावधान जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा मान लिए गए या जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा हटा दिए गए। तो कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है जो आगे माने भी गए और उनको लागू भी किया गया, लेकिन जो बिल्कुल ही तथ्य के परे थे तो वो कानूनों को नहीं माना गया, जो आयोग की सिफारिशें थी उनको हटा दिया गया। तो अगर हम बात करें कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 263 से लेकर 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान देखिए कितना क्लियर है इन चीजों में कि किस किस तरीके से तीनों प्रावधानों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। सारे संबंधों के बारे में स्पष्ट विवेचना की गई है संविधान में कि क्या अधिकार केंद्र के पास है और क्या अधिकार राज्यों के पास है, ये सारा कुछ बताया गया है। तो आर्टिकल 268 अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वित्तीय संबंधों की चर्चा किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो आपको पता होना चाहिए 268 से लेकर 293 तक वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अब देखिए, पैसा आता कहां से है। पैसा तो टैक्स से ही आता है, जैसे कि कराधान की हम बात करते हैं। पैसे का जरिया आने का जो जरिया है, जो राज्य सरकारें हो या केंद्र हो, किस इनके पास पैसा आता कहाँ है, आएगा तो करों से ही ना। जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा ये पैसा लेते हैं जनता से और फिर जनता को वितरण करते हैं अलग अलग तरीके से योजनाओं के थ्रू।
तो केंद्र और राज्यों के बीच कई तरीके की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको भी बताया है। संसद के पास जैसे कि संघ सूची है, इसमें 15 विषय हैं। ये टैक्स वाली बात आ रही, ये 15 विषय वो नहीं है जो 100 मतलब 97 थे और 100 हो गए। उन्हीं में से 15 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। इनके बारे में प्रावधान संघ सूची में किया गया है। राज्य की जो विधानमंडल है उसके पास भी राज्य सूची में 20 ऐसे विषय हैं जिन पर वो टैक्स लगा सकती है। कर का निर्धारण करने का विशेष अधिकार इनको दिया गया है। संसद और विधानमंडल जैसे कि संपत्ति सूची के बारे में हमेशा पढ़ते आए हैं, तो इनके साथ भी ऐसा किया गया है कि दोनों सूचियों में 3 तरीके के ऐसे कर हैं जिनका निर्धारण किया जाता है। लेकिन आपको पता है संपत्ति सूची का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य अगर दोनों ही किसी एक कानून को बनाते हैं तो उसमें केंद्र का कानून प्रभावी होगा। कर निर्धारण की जो अविशेषीय शक्तियां हैं, जो विशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके पास है? वो संसद के पास है। जहां पर भी कुछ अविशेषीय शक्तियों की बात आएगी, विशिष्ट शक्तियों की बात आएगी, वो सारे के सारे किसके पास है? वो केंद्र के पास है, तो वो संसद के पास है। इसी के तहत संसद ने क्या किया है कि उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर, इस तरीके के कर लगाए हुए हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ना थोड़ा आपकी जिम्मेदारी है। आप भी इन चीजों को देखिएगा, कौन कौन से उपहार कर आते हैं, समृद्धि कर आते हैं, व्यय कर आते हैं। सब कुछ वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको पीटी के फैक्ट के लिए बता सकती हूँ। आप उनको जरूर ध्यान से देखें और एक बार अच्छे से अपने नोट्स में जहां पर भी आप लिख रहे हो वहां पर जरूर लिखें। शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है, जैसे कि आयकर है, आयकर की उगाही और एकत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। जो इनकम टैक्स है, जो हमारा आयकर है, जो इनकम पर लगता है, उसकी उगाही और एकत्रण दोनों कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। लेकिन इसकी जो प्राप्तियां होती हैं वो किस किस में बटेंगी? भाई केंद्र में और राज्य में। इसका लॉजिक समझिए थोड़ा सा। आयकर तो सारे, चाहे राज्य के व्यक्ति हो चाहे वो केंद्र के व्यक्ति हो, काम तो सभी जगह कर रहे हैं ना। तो सेंटर हो या फिर वैसे हो, तो जितने भी व्यक्ति काम करते हैं सभी की आय पर टैक्स लगता है। जिस तरीके के भी फिर वो कार्य हो, चाहे वो बिजनेस हो या वो कुछ भी हो, तो उन पर जो टैक्स लगता है उन पर टैक्स कौन वसूल रहा है? केंद्र सरकार। लेकिन ये बांटा किस किस में जा रहा है? राज्य में और केंद्र में, दोनों में ये बांटा जाता है। इसके अलावा भी केंद्र ने राज्यों पर कई और नियंत्रण लगा रखे हैं। देखिए कैसे लगा। जब भी कोई नियंत्रण की बात आती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में कि संघात्मक ढांचा जो है वो हमेशा केंद्र को मजबूत बनाएगा। सबसे अहम फैक्टर यही है, ना कि राज्यों को। तो हमेशा जब भी बात आएगी कि राज्य हमारे कमजोर पड़ेंगे और संघ हमारा मजबूत बनेगा। तो विधानमंडल जो है वो व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर तो लगा सकता है, लेकिन वो प्रति व्यक्ति पर 2500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस तरीके का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था। आगे जो टैक्सेस में और बदलाव आए और चीजें आई, वो जब हम वित्तीय व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो राज्य विधानमंडल की जो वस्तुओं की खरीद बिक्री है उस पर भी कर लगा सकता है। कौन? राज्य विधानमंडल। लेकिन उसमें भी कुछ पाबंदियां हैं। अब देखिए उसमें कौन कौन सी पाबंदियां हैं। 4 तरीके की पाबंदियों की बात की गई है। राज्य के बाहर किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जाएगा। राज्य के बाहर कोई भी वस्तु जाएगी उसकी खरीद बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर भी कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड, और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इसके दौरान भी खरीद बिक्री पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। संसद द्वारा इंटर स्टेट व्यापार, ट्रेड और कॉमर्स, इसके तहत भी महत्वपूर्ण घोषित मसले, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जिन पर अधिकार किसका है? संसद का ही है, और वही इस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाएगी। तो मतलब देखा ना आपने किस तरीके से प्रावधान है और किस तरीके से राज्य पर नियंत्रण लगाए गए हैं। राज्य की विधानमंडल जो है उसको ये पूरा अधिकार है कि वो बिजली की बिक्री और उपभोग पर कर लगा सकता है। लेकिन अब उसमें भी एक प्रावधान है, आप देखिएगा कि अगर उस बिजली का प्रयोग, जैसे कि रेलवे हो गया या और ऐसे डिपार्टमेंट हो गए, अगर उसका उपयोग कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र कर रहा है, तो उस पर वो टैक्स नहीं लगाएगा। अब एक बात करते हैं, राज्य का जो टैक्स है उनका वितरण को लेके भी कई संविधान संशोधन किए गए कि किस तरीके से राज्यों में जो है जो टैक्सेस हैं उनका वितरण किया जाना चाहिए। तो कर राजस्व का वितरण 80वां संविधान संशोधन 2002, 80th संविधान संशोधन किया गया तथा 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे को लेकर एक योजना में व्यापक परिवर्तन आया। क्या व्यापक परिवर्तन आया? 80वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया
कि 10वां वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिशें, वित्त आयोग की जितनी भी सिफारिशें हैं जो भी महत्वपूर्ण है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में देखूंगी और आपको उस तरीके से पूरा समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको आप देख लीजिए। तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था और इसमें कहा गया था कि जो केंद्रीय कर हैं, जितने भी केंद्रीय कर हैं एवं कराधान, उनसे कुछ जो प्राप्त आय है उसको राज्य को कितना मिलना चाहिए, 29%। आप एग्जाम शायद 2012 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप एग्जाम उठा के देखिएगा कि राज्यों को कितने टैक्सेस के लिए प्रावधान 10वें इसमें किया गया है। 10वां वित्त आयोग में सिफारिश की गई थी और इसको माना गया। तो जो राज्य के लिए कहा गया कि 29% इनको भी मिलना चाहिए। इसे हम कहते हैं अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना। ये आप जहां पर भी नोट्स बना रहे हो प्लीज वहां पर इसे लिख ले। मैं इसीलिए पूरे पीडीएफ देती हूँ, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने डाले हुए हैं, या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं, डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कर भी लेंगे, उसे रख भी लेंगे, पर मुझे पता है दोबारा जब पढ़ने की बात आएगी आप उसे कभी नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ पढ़ेंगे वही जो आपका नोट्स होगा। तो प्लीज जो भी आप जितने भी पीडीएफ, कई और टीचर्स होंगे जिनसे भी आप पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन टीचर्स के, आपको अगर लगता है तो आप अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि आप 10 जगह वीडियो उस समय पर नहीं देख पाएंगे, 10 जगह की आप पीडीएफ नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने नोट्स के हिसाब से उसको कहीं पर लिखें, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप उसे आसानी से रिवाइज कर सकें। मकसद हमेशा एक ही होता है कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में अच्छे से आप अपना परफॉर्म कर सकें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे सजोते हैं, किस तरीके से रखते हैं, ताकि आप एग्जाम के लिए उसे आराम से इजिली वे में उसे लिख सकें, देख सकें। या आप जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जरूरत है, तो वो आप कहाँ से देखेंगे, वो आप अपने नोट्स में से ही देखेंगे ना। आप 10 लोगों के पीडीएफ खोलने नहीं बैठेंगे, आप 10 लोगों के वीडियोस नहीं सुनेंगे उस टाइम पर, और ना ही आप पूरी इतनी मोटी किताब लेके लक्ष्मीकांत सर की बैठ जाएंगी, या किसी और जिससे भी आप रेफरेंस ले रहे होंगे वो बैठ जाएंगे। तो बेहतर होता है कि छोटे छोटे संक्षिप्त अपने नोट्स बनाएं, उनको देखें, उनके बाद आपको लगता है कुछ और कम लग रहा है तो आप किसी और बुक को सजेस्ट कर सकते हैं। तो 29% मैंने बताया कि राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के नाम से भी जाना गया। इस संशोधन के साथ ही कई अन्य कर, जैसे कि बात की जाए निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का भी प्रावधान किया गया। 88वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 268A या फिर 268 का, जिसे जो भी कहें, तो ये जोड़ा गया। ये कर, ये जो संबंधित है वो सेवा कर से संबंधित है, सर्विस टैक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको प्लीज कहीं पर भी जहां पर भी हो उसे लिखते रहिए। पीटी के लिए एक तरीके का बढ़िया फैक्ट है। सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका संग्रहण राज्य करते हैं और इसके बाद दोनों में बांट लिया जाता है। ये सारे जितने भी प्रावधान है कि कर किसी ने भी लिया, लेकिन वो बांटा राज्य और केंद्र दोनों में गया। तो जब बांटा जाता है किसकी संस्तुतियों पर, ये बांटा जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग बताता है किस तरीके से इनका प्रावधान है। इन संशोधनों के बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए और भी कुछ निम्न तरीके के विभाजन बताए गए हैं। आर्टिकल 268 ये कहता है कि संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र अथवा संघ द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यों के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 268 ये कहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको सेवा कर के बारे में, ये कहता है कि संघ के द्वारा लगाया जाता है और संघ एवं राज्यों के द्वारा एकत्र कर इसे विनियोजित कर लिया जाता है, मतलब नियुक्त कर लिया जाता है। अनुच्छेद 269 के अनुसार करों को संघ द्वारा लगाया जाता है। ये क्या है, सारे प्रावधान बताए गए हैं आर्टिकल्स में। बहुत ही मुश्किल है, कई बार ही ऐसा होगा कि जो एक एक आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे तो शायद जब आप फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, या जो कहते हैं ना, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा आपको 4 ऑप्शन दे दिया। एक आता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर इन चीजों से थोड़ा सा पढ़ के निकले होंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से, जो नहीं होंगे उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको आता है लेकिन समझ नहीं आता, 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर कहीं पर सपोज करिए 271 आर्टिकल लिखा हुआ है, कहीं पर 269 आर्टिकल लिखा हुआ है, कहीं पर 256 लिखा हुआ है, कहीं पर एक और आर्टिकल दे दिया और कहा गया इनमें से कौन सा टैक्स से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 269 पूरा पता होगा, लेकिन आपको अगर बाकी आर्टिकल्स पता है या थोड़े भी आपके दिमाग में है तो आप फटाफट एलिमिनेट कर लेंगे और सोचेंगे नहीं ये 3 तो नहीं है, 269 ही टैक्सेस से रिलेटेड आर्टिकल है, हम उसी को टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे भी उठ सकता है। एग्जामिनर हमेशा ये सोचता है कि बच्चे को कंफ्यूज करना है।
हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम की कि 10 से 15 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, फिर 15 से 20 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, 2-4 ऐसे टफ होंगे कि उनको टच करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग में तो बच्चा ऐसे ही छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत, जब पेपर सेट किया जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से कम आते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन आपको ना एक एवरेज तैयारी करनी है। आपको देखना है कि सब कुछ सिचुएशन जो हमारे फेवर में है 80%, 20% नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन बाकी सिचुएशन अगर आपके फेवर में है तो कम से कम आप अपने बस पास भर के मार्क्स निकाल लें। आपको कोई टॉप नहीं करना है। प्री का एग्जाम अगर आपको निकालना है, आपको पता है 106 110 मार्क्स हमारे आ गए अगर यूपीपीसीएस में, तो भाई मैं पास हो जाऊंगा, या सॉरी मार्क्स नहीं, 106 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो गए तो मैं पास हो जाऊंगा, या अगर मेरे मार्क्स 130 128 है तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा। इतने ही निकाल लो बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ज्यादा जितना भी ज्ञान है ना, सारा का सारा आप अपना मेंस में लिखना, आराम से मेंस में और इंटरव्यू में देना, क्योंकि मेंस के लिए जो तैयारी करनी है वही सबसे ज्यादा जरूरी है। प्री तो एक पड़ाव है जो छटनी करता है लोगों की कि आप इसके लायक ही नहीं, आप बाहर जाइए। बाकी असली नॉलेज तो आपको मेंस में दिखानी है। तो मेंस के हिसाब से जितनी आप तैयारी करके चलेंगे, जितना डीप नॉलेज लेते हुए चलेंगे, समझते हुए, केवल पढ़ने का मतलब केवल किताबें खत्म कर लेना नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किताबें खत्म करने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य आपका ये है कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरीके से सारी चीजों को समेटते हुए फाइनल एग्जाम में जाके वहां पटक देना है, ताकि आप आराम से उन चीजों को जो भी लिखे, जो भी करें, एग्जामिनर देखे तो उसे लगे, जब वो कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ लिख रखा है, अच्छी नॉलेज है। मैं ये तब भी ये नहीं कह रही आप टॉप तब भी मत करिए, 2 4 6 रैंक पे मत जाइए, लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर से आपकी मनचाही आपको रैंक मिल जाती है, वो खुशी का पल एक अलग ही होगा। तो मेरी आपसे यही आशा है कि शायद आप ऐसा ही करेंगे और लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ाई को डिसकंटिन्यू प्लीज मत करिए। भले आप दिन में अगर 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, तो एक दिन आप उसे 2-3 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते आज पढ़ लिया पूरा अच्छे से, 2 हफ्ते फिर आप बोर हो गए, ऐसा नहीं। आप कॉन्टिन्यूटी बनाए रहिएगा, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और करंट से मैं फिर बोलूंगी इस वीडियो में जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप जब मेंस लिखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करंट से जोड़ने पड़ेंगे। स्पेशली तब जब विवरण आ जाएगा, या फिर आ जाएगा कि तुलनात्मक चीजें हैं, या फिर प्रतिस्पर्धी चीजें हैं, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे कि कहाँ से हमारा पॉइंट चला था और किस तरीके से मैं इसको पूरा जाके आगे तक, आज तक की सिनेरियो में, आज तक की सिचुएशन में इसको डिफाइन कर सकूं। जब भी आप अपने चैप्टर को या अपने क्वेश्चन को शुरू से लेके, मतलब जहां से शुरू हुआ है वहां से लेके अगर आप शुरू करेंगे और आगे आने वाले करंट तक अगर उसे जोड़ देंगे, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपने पूरी तरीके से बात को समझ रखा है। और यही समझाना या समझना उद्देश्य होता है। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, मैं आपको ज्यादा चीजें बता देती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो प्लीज आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये डिस्कस करना मुझे कभी कभी जरूरी लगता है, क्योंकि पढ़ाई करते रहना ही एक उद्देश्य नहीं है, पढ़ाई को इफेक्टिव और किस तरीके से करना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्टिकल 270 ये कहता है कि करों को संघ के द्वारा लगाया गया है, एकत्र किया गया है, लेकिन राज्यों और संघों के बीच इनको बांटा गया है। कुछ कर ऐसे हैं जिनको केंद्र, ज्यादातर कर ऐसे हैं जो टैक्स जो राज्य और केंद्रों के बीच बांटे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ कर ऐसे टैक्सेस ऐसे हैं जो सिर्फ राज्यों के लिए ही, राज्यों के विषय पर वो आधारित है और राज्यों पर ही हैं। 271 ये कहता है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ खास शुल्कों और करों का अधिभार लगाया जा सकता है। किसके लिए? संघ के प्रयोजनों के लिए। अब कुछ कर ऐसे हैं जो राज्यों द्वारा ही लिए जाते हैं, राज्यों द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं और राज्यों के द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं। अगर आप हमें बताएंगे कि टैक्स के मामले में कौन ज्यादा मजबूत है, मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगी, आप अपने विवेक से बताइएगा कि टैक्स के मामले में राज्य ज्यादा मजबूत है या केंद्र ज्यादा मजबूत है। अगर राज्य टैक्स अपने हाथों में ले ले तो केंद्र का क्या होगा, ये आप बताइएगा। ये राज्यों के कर हैं, इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है, इनकी संख्या 20 है। कितनी संख्या इनकी है? 20। तो कुछ 1-2 हैं जो हम देख लेते हैं, बाकी अगर आपको और भी देखना है तो आप लक्ष्मीकांत सर की बुक में जाके देख सकते हैं। भू राजस्व कर हो गया, कृषि आय हो गया, कृषि आय पर जो कर है वो है कृषि भूमि एवं उत्तराधिकार संपदा शुल्क, या फिर पद कर, या फिर प्रति व्यक्ति कर। इस तरीके के जो कर है वो राज्य के द्वारा ही लगाए जाते हैं और राज्य के द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं। अब राज्यों को कुछ सहायता भी दी जाती है केंद्र से। कैसे? राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान 2 तरीके के हैं, एक तो है विधिक और एक है विवेकाधीन। विधिक का पहले आप सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि इस तरीके की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि कोई राज्य अगर कमजोर है, ठीक है,
अगर वो राज्य कमजोर है, अब चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो या फिर उसके जो राज्य कमजोर होने का मतलब क्या होगा, संसाधन कम होना। संसाधन कम होंगे, लोगों के पास व्यवसाय नहीं होंगे, व्यवसाय कम होंगे तो लोगों को नौकरियां कहां से मिलेंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो खरीद बिक्री की उनकी क्षमता कम होती जाएगी। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से पूरी रिलेटेड है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट से चलेंगे और पूरा घूम के आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो विधिक अनुदान में ये बात कही गई कि जो विधिक अनुदान है, अगर संविधान में ऐसी मतलब व्यवस्था की गई कि संसद को ये अधिकार है, अगर उसे लगता है कि कोई राज्य कमजोर है या वहां पर जो अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां इस तरीके के बहुल आबादी में है, तो वहां का जो प्रशासन है या वहां के जो राज्य है उनको चलाने के लिए आप वहां पर मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं। विशेष प्रावधान मतलब विधिक अनुदान, अनुदान का मतलब उनको ज्यादा पैसा दे सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, अक्सर कर आपने देखा होगा विशेष राज्यों की मांग उठती रहती है, उसमें बहुत सारे यही प्रावधान है कि लोग जो राज्य हैं उनको केंद्र से सहायता ज्यादा मिलने लगती है और हर राज्य ये चाहता है कि उसे केंद्र से सहायता ज्यादा मिले। तो सारे राज्यों के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो संविधान में बताया गया है कि इस तरीके से। लेकिन इनके लिए भी प्रावधान कौन करेगा, इनके लिए भी जो संतुति होगी या जो बताएंगे वो वित्त ही बताएगा। जो वित्त आयोग होगा वो इस तरीके की सिफारिशें करेगा कि किन किन राज्यों के लिए चीज जरूरी है। जैसे कि असम में इस तरीके की व्यवस्था की गई है, चाहे अनुदान कैसा भी हो, सामान्य हो या फिर विशेष बात हो, दोनों चीजों में वित्त आयोग ही इसकी अनुशंसा करेगा और उसके आधार पर ही इसे दिया जाएगा। अच्छा, विवेकाधीन आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये व्यक्ति जो भी है, केंद्र है, उसकी विवेक पर आधारित है ये बात। कई बार ऐसा क्या होता है कि जिस राज्य में या केंद्र में भी वही सरकार है और राज्यों में भी वही सरकार है, तो कई बार इस बात पर भी मतलब क्वेश्चन उठते हैं कि उन राज्यों को अधिक फंडिंग की जाती है और जो राज्य में दूसरी सरकारें हैं और केंद्र में अगर दूसरी सरकारें हैं तो वहां पर उनके लिए कम पैसे का प्रावधान किया जाता है। जैसे कि योजना आयोग के थ्रू अगर आप देखेंगे, नीति आयोग बन चुका, अगर प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके लिए पैसे का आवंटन करना, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पक्षपात की कंडीशन आती है। पहले क्या था, पहले तो एक ही जैसी सरकारें थी, तो जब पहले चलता रहा ये, लेकिन 1960 के बाद 67 के बाद जब सरकारें बदलने लगी, केंद्र में अलग सरकार और राज्यों में अलग सरकार, तो इस तरीके के प्रावधानों पर ये बहस का मुद्दा आया। लेकिन इस बात पे क्या कहा गया है कि विवेकाधीन शक्ति है। आर्टिकल जो 282 है वो आर्टिकल यही कहता है कि संघ और राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन का मतलब है कि जो योजनाएं हैं, जिस तरीके योजनाएं क्या है, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सरकार मतलब जनरल आदमियों के लिए ही जनरल इंसानों के लिए ही बनाई जाती है, सार्वजनिक तौर पर बनाई जाती है ताकि उनका जो उपयोग है या उपभोग है हर आम व्यक्ति कर सके, तो इनके लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये केंद्र की विवेकाधीन शक्ति है, इस पर केंद्र बाध्य नहीं है। जैसे विधिक में क्या है, फिर भी एक बार को बाध्य है, पर इसमें बाध्य नहीं है। तो जब बाध्य वाली बात हट जाती है तो फिर ये अपनी मर्जी की बात आ जाती है। कुछ अन्य अनुदानों की भी बात करी गई थी, ये बहुत थोड़ी अवधि के लिए होते हैं, अल्प अवधि के लिए। जैसे जब संविधान बना उस समय पर 10 वर्षों के लिए ऐसा कर दिया गया कि जूट एवं जूट के जो उत्पाद थे, जैसे कि असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, इनके लिए निर्यात शुल्क की जगह क्या कर दिया, अनुदान का प्रावधान किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के शुरुआती 10 वर्षों के लिए ऐसा किया गया था और ये सारा जो किया गया था ये सारा भारत की संचित निधि पर ही तो आधारित होते हैं। पैसा आता कहां से, भारत की संचित निधि पर आधारित है और ये भी वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही किए जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको वित्त के बारे में पूरा बताया, किस तरीके से दोनों में समन्वय स्थापित होता है, किस तरीके से केंद्र और राज्य दोनों आपस में समन्वय रखते हुए पैसे का बंटवारा करते हैं, करों का बंटवारा करते हैं और सुचारू रूप से लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं और संविधान में जितनी भी बातें कही गई हैं उन पर विशेष ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मैंने शुरुआत में नहीं बोला आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक अवश्य करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और प्लीज अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। अगर कोई भी इसमें आवश्यकता है मैं उनको पूरा करने की अवश्य कोशिश करूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।